आज 5 साल के बाद शहर से दूर दुबई से मैं जा पहुंचा मनाली। इन सन्नाटों में और इस बर्फ़ से भरी पहाड़ियों में खुद को ढूंढने के लिए। चारों तरफ चहचहाहट, ये उगता हुआ सूरज, मैं और ये हसीन वादियाँ। इससे बेहतर ज़िंदगी हो नहीं सकती, मगर आपको ज़िंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है, और जिसके लिए मैं रहता हूँ दुबई में। मगर कभी कभी आपको जब लगता है कि आप खुद से दूर होते जा रहे हैं, तो आप नेचर के पास जाते हैं ताकि खुद को ढूंढ सकें। इसी तलाश में मैं भी पहुंच गया मनाली, इन हसीन वादियों में खुद को ढूंढने के लिए। ये सफ़र खाने से भरा हुआ था। खाना इतना लजीज कि आप खाएं और बस सब कुछ भूल जाएं। यहाँ मैंने ट्राई किया सिडू, ये पहाड़ों में बहुत फेमस है, और इसके साथ साथ मकई ट्राई की मैंने, और भी काफ़ी चीज़ें। और आप कहीं भी जाएं, आपको हिंदुस्तानियों की दोस्त मैगी तो मिल ही जाती है। चाय के साथ मैगी मिल जाए और टेम्परेचर हो -7। यूजुअली सब लोग प्रेफर करते हैं कि दिसंबर में जाएं मनाली में, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि नवंबर। कम लोग होते हैं, प्राइस रीज़नेबल होता है, बर्फ़ होती है, और आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम साथ में मेरी मनाली जर्नी। मैं तैयार था रात को ISBT से वोल्वो बस लेके मैं पहुंच गया मनाली बस स्टॉप। यहाँ से ली मैंने 200 रुपये में ओल्ड मनाली के लिए टैक्सी, और पहुंच गया इस होटल में जहाँ मैं दे रहा था रात का 1100 रुपये। नज़ारा इतना ही खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है फ्लड के बाद चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई हैं। फ्लड से पहले मैंने एवरेज देखा था 3-3.5 हज़ार रुपये रात में होटल मिल रहा था, और ये था बस 1100 रुपये में, एंड वो भी अमेजिंग व्यू के साथ। पहले दिन पहुंच के मैंने रेस्ट किया, और नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा लोकल साइट सीन के लिए। मैं जाने वाला था हिडम्बा देवी टेम्पल। मुझसे पहले ही यहाँ पे स्कूल के इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इतने सारे टूरिस्ट, जिनको केवल फ़ोटो कैप्चर करने थे। मैं इनसे अलग नहीं था, मुझे भी केवल लेने थे फ़ोटोज़ लेने के बाद मुझे याद आया कि ये रास्ता भरा हुआ है खाने से। ये मंदिर नहीं, ये जन्नत थी। हर जगह मिल रही थी चाय, मैगी और पकौड़े, और क्या ही चाहिए। ये ख़त्म करने के बाद रात का वक्त, और मैं पहुंच गया मॉल रोड। यहाँ पे मिल रहा था मेरा फेवरेट खाना, जो था दूध मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, रबड़ी एंड जलेबी। एक सांस में जितना बोलने में मुझे वक्त लगा है, खाने में उससे कम लगा। खाने में मैं बहुत आगे हूँ। मुझे लगता है आगे जाके शादी में मुझे देख कर बुलाएंगे लोग। जिस स्पीड से मैं खा रहा हूँ, उस स्पीड से मेरे इन्विटेशंस कम होते जा रहे हैं। बट यहाँ पे मैं पैसे दे के खा रहा था, इनका बाप भी नहीं रोक सकता था मुझे। कैफ़ेज़ बहुत सारे थे यहाँ पे। कैफ़े 1986 बहुत पॉपुलर है, यू शुड विजिट। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ोटो कैप्चर करने के लिए मैंने ढूंढा एक अमेजिंग कैफ़े, जिसमें था अमेजिंग ब्रेकफास्ट। बट अगर आप घर से निकल रहे हैं ना, मनाली में हैं, तो आप बी अवेयर कि लाइट यहाँ पे कभी भी चली जाती है, नॉट जस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में, पूरे शहर में। तो फ़ोन चार्ज करके निकलें ताकि आप बाहर आराम से घूम पाएँ, फ़ोटोज़ ले पाएँ। इसी वजह से इस कैफ़े में मैं कॉफ़ी नहीं पी पाया, मुझे पीनी पड़ी लेमन टी, जो कि गर्म नहीं थी। एंड नाश्ता वॉज सो अगेन बिकॉज ऑफ लाइट फैक्टर, बट फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए। फुल शाहरुख खान स्टाइल में पोज़ मार दिया, जिस पे मेरे 10,000 व्यूज़ आ गए हैं। 10,000 मेरे व्यूज़ कुल मिला के मेरी सारी वीडियोज़ पे भी नए आए, बट शाहरुख खान वाले पोस्ट पे आ गए हैं। इस कैफ़े में लकीली मुझे लाइट मिल गई। मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, एंड मेरे लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं सब कुछ टूटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बट आई एम श्योर जितना जल्दी ये लोग कवर कर रहे हैं, टूरिस्ट वापस से आने लगे हैं, एंड इट विल बी बैक टू नॉर्मल। एंड नवंबर से अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पैसे बच रहे थे मेरे, एंड वो सब चीज़ें मैं कर पा रहा था जो कि लोग दिसंबर में करते हैं कम पैसे देकर। पानी की आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे मेरी सैलरी के बाद किसी चीज़ की आवाज़ पसंद है, तो वो पानी की थी। या यहाँ पे एक लड़का था जिसने शाम के टाइम इतना ही अच्छा गाना गाया, मुझे लगता है कि वो यहाँ लोकल अरिजीत सिंह है। ये था ग्रीस कैफ़े। वेदर अच्छा था, खाना अच्छा था, शीशा अवेलेबल था, मल्टी कल्चरल, अलग अलग कंट्रीज से लोग थे, जर्मन, फ्रेंच, लोकलाइट्स एंड कलरफुल। एक हसीन शाम हो, मौसीकी से भरा गाना, मैं, शीशा और एक कप चाय, और मेरे मैनेजर की कोई कॉल नहीं, टीम्स भी ऑफ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। मैंने मेरे होटल से बुक की जिमनी, जिसके लिए दिए मैंने 4,500 रुपये। सुबह पहुंचने के बाद पहला स्टॉप था मणि। यहाँ पर ऊपर जाने से पहले आपको कुछ खाने पीने के लिए रोकते हैं ताकि आप फ्रेश हो जाएं, क्योंकि पूरे रास्ते रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती है, एंड कहीं भी माहौल ख़राब हो सकता है। मैं तैयार था। सुबह की भूख शुरुआत की मैंने चाय के साथ, फिर साथ में दाल तड़का, मैगी, जो भी मुझे मिला मैंने फ्यूल की तरह अपने अंदर भर लिया। गाड़ी का फ्यूल ड्राइवर साहब पहले ही भरवा चुके थे, अपना फ्यूल मैंने खुद भर लिया था। यहाँ पे कुछ भी छोड़ने का मेरा दिल नहीं था। जितने पैसे मुझसे ले रहे थे, मुझे लग रहा था कि मुझे प्लेट भी खा जानी चाहिए। फाइनली मैं पहुँच गया रोहतांग पास, और मुझे यहाँ पे मिल गया बर्फ़ का जादू। इसने मुझसे कहा, आधे आधे क्या, आप बोनवीटा नहीं पीते? खैर, बोनवीटा को छोड़ते हैं और बात करते हैं रोहतांग पास की।
टेम्परेचर था -7 एंड इट फेल्ट लाइक -10। इतनी सर्दी के बावजूद भी लोग कम नहीं थे। मैं नीचे आया और मुझे मिली फिर से मैगी। पहाड़ पे जितना ऊपर जा रहे थे मैगी के दाम उतने ही ऊपर जा रहे थे, मगर मैं मान नहीं रहा था क्योंकि पैसा दुबई से आया था। अब हम वापस लौटने लगे। रास्ता साफ हो गया था, बर्फ़ पिघल गई थी और हम पहुंचने वाले थे कोकसर। ये वही जगह है जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। अगर कभी बर्फ़ ज़्यादा होती है तो आपको रोहतांग पास नहीं लेके जाते हैं और कोकसर से ही वापस ले जाते हैं। ये सब वो लोग थे जिन्हें छोटा रोहतांग पास बता के कोकसर में ही रोक लिया गया था। आगे पहुंचे और ये था सिसु। यहाँ पे जिप लाइनिंग, रैप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब कपल एक्टिविटीज़ हो रही थी जिसमें आपके लग रहे थे 1000 से 500 रुपये। अगर 1000 से 500 रुपये दे के आप पानी के ऊपर हवा के बीच में अपने पार्टनर के साथ लटकना चाहते हैं, बेस्ट जगह है ये। शिकायत बस इतनी सी थी कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको मोमो, मैगी और चाय के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैगी खाना नहीं होती है। मैगी खाने से महंगी थी, मगर इस ढाबे पर मुझे मिल गया सिड्डू। इसे सुन के मुझे सिद्धू पाजी की याद आ गई। ये थी एक लोकल डिश जो थी मोमो जैसी और इसके अंदर थे ड्राई फ्रूट्स। ओए ठोको ताली। इससे पहले ताली ठोकते ये सिड्डू ख़त्म हो गया था। एक चाय का कप और अब हम चल पड़े अटल टनल की तरफ। वैसे तो ये एक टनल थी जिसे क्रॉस करके आपको घर जाना चाहिए, मगर हमारी कंट्री के लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इस टनल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया था और मैं अपने देशवासियों का फुल समर्थन करता हूँ। मैंने भी रुक के यहाँ फ़ोटोज़ ली। हालांकि मैं खुद से तंग आ गया था। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ फ़ोटो क्यों ले रहा हूँ, मगर ये ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये था कि फ़ोटो लेना है। वापस रास्ते में पड़ी ये सोलांग वैली। ये इतनी ही ज़्यादा हसीन थी। यहाँ पे वो पेड़ थे जो मनाली में आप कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। हालांकि आपको देखने में सेम ही लगेंगे, मगर ये सोलांग वैली है तो ये पेड़ अलग हैं, ऐसा मुझे मेरे ड्राइवर ने बताया। यहाँ था अंजनी महादेव का मंदिर। सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाके कुछ ले रहे थे महादेव से आशीर्वाद। मैंने नीचे से ही ले लिया। मुझे यकीन था कि महादेव सर्वोपरि हैं, वो नीचे भी उतने आशीर्वाद देंगे मुझे जितना ऊपर से मिलेगा। और मैं नीचे से ही आशीर्वाद लेके मैं वापस चल दिया। यहाँ पे रास्ता इतना टूटा हुआ था, ऊपर आने के लिए आपको लेनी थी ये राइड जिसके लिए लगते हैं 1500 रुपये। या तो आप सुबह चलें और शाम तक पैदल चल के पहुँच जाएं, या 1500 रुपये दें और 10 मिनट में पहुँच जाएं। मैंने 1500 रुपये चुने। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, कभी कभी लग्जरी भी चाहिए होती है, और 1500 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि जिसके लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़े। फाइनली यहाँ मुझे मिल गए पकौड़े और मोमो और मैगी की जगह मैं कुछ और भी खा पाया। अब बारी थी वापस जाने की। हम अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए होटल की तरफ। समय समाप्त हो रहा था। रास्ते में डॉगेश भाई इन भेड़ों को मेरे रास्ते से हटा रहे थे। इन्होंने मेरा फुल समर्थन किया। मैंने बैग पैक किया और चल दिया दिल्ली की तरफ। दिल्ली अब दूर नहीं थी क्योंकि मैं बस में सोने वाला था और ये था मेरा ट्रिप।